हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त, भाई और टीचर, कुछ भी कह सकते हो आप, शहजाद नवाज। और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 12th क्लास की फिजिक्स एनसीईआरटी। ठीक है, तो उसका चैप्टर नंबर आज हम 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। जैसे कि चैप्टर से ही हम आपको बताते आए हैं कि चैप्टर से भी समझा करो बात को। गतिमान आवेश, इसका मतलब आवेश क्या है, अब गति में है, जिसे हम करंट कह रहे थे। ठीक है, जब आवेश गति में होता है तो क्या बोलते हैं उसे, करंट। हमने पिछली वीडियो में भी आपको पढ़ा चुके हैं। पिछला चैप्टर क्या था, विद्युत धारा। ठीक है, उसे भी बहुत विस्तार से पढ़ाया था, उसके एग्जाम्पल न्यूमेरिकल करा दिए। तो जब आवेश क्या होता है, गतिमान होता है, तो हमें क्या देखने को मिलता है, चुंबकत्व देखने को मिलता है। चुंबकत्व का मतलब होता है लोहे को अपनी ओर चिपकाना। जो चुंबक लोहे को अपनी ओर चिपकाता है, चुंबक के इस गुण को क्या कहते हैं हम, चुंबकत्व कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं मैग्नेटिज्म। ठीक है, मैग्नेटिज्म कह दो या फिर मैग्नेटिज्म। बात समझ में आ गई। चुंबकत्व क्या है, कोई तुमसे पूछे चुंबकत्व क्या है, क्या कहोगे, जो चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, चुंबक के इस गुण को क्या कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। बात खत्म, क्लियर। तो इसका मतलब हमें यह पता चला कि इस चैप्टर में हम गतिमान आवेश, जब आवेश गतिमान होगा तो हमें चुंबक से रिलेटेड कुछ देखने को मिलेगा, वो चुंबक की तरह व्यवहार करने लगेगा। इसका मतलब ये हो गया इस चैप्टर का। क्लियर हो गई बात। तो जब बात आती है चुंबक की, एनसीईआरटी में स्टार्टिंग इन्होंने उससे कर दी, लारेंज बल क्या है, चुंबकीय बल क्या है। ठीक है, और बल्कि ये भी है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, चुंबक को इन्होंने दूसरे आगे बताया है, इसी चैप्टर में आगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बच्चों को चुंबक से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, कि चुंबक है क्या। तो पहला टॉपिक जो हम डाल रहे हैं वो क्या है, चुंबक। इंग्लिश में क्या कहते हैं हम इसे, मैग्नेट। वैसे तो तुम सब जानते होंगे इसके बारे में, लेकिन जब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पहले ही पता होना चाहिए चुंबक के बारे में, सारी प्रॉपर्टीज की चुंबक की, कि चुंबक के गुण क्या है, चुंबक क्या है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो चुंबक क्या है, हमारा हेडिंग चुंबक क्या है, चुंबक। तो पहले मैं तुम्हें ये बात बता दूं कि दुनिया में 2 तरह की चुंबक पाई जाती है। एक तो पाई जाती है प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक चुंबक, जिसे हम नेचुरल बोलते हैं, नेचुरल मैग्नेट। एक वो पाई जाती है कृत्रिम चुंबक। अब ये भी सुन लो प्राकृतिक चुंबक क्या है। तो हमारी दुनिया में बहुत सारे पहाड़ हैं चुंबक के, हमारी इंडिया में भी हैं। ये नहीं कि हमारी इंडिया में ना है, बल्कि अगर आप देखना चाहो तो जम्मू कश्मीर जो है, वहाँ पर एक ज़िला है लद्दाख। जम्मू कश्मीर में कौन सा ज़िला है, एक लद्दाख। वहाँ पे आपको बहुत सारे पहाड़ मिल जाएंगे चुंबक के देखने को। वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, घूम के चले जाते हैं। बहुत ऊंचे ऊंचे ऐसे पहाड़ हैं चुंबक के। ठीक है, तो इसे बोलते हैं प्राकृतिक चुंबक। लेकिन अब इनका उपयोग नहीं हो पाया। क्यों, जैसे इन्हें काट के देखा भी गया, तोड़ा गया कि इनका इस्तेमाल करेंगे हम, तो इसमें जो चुंबकत्व होता है ना, चिपकाने की पावर बहुत तेजी से लोहे को, वो क्या होती है, ना के बराबर होती है, बहुत कम होती है। तो इसलिए इनका यूज नहीं हो पाया। तो है क्या है, प्राकृतिक चुंबक है। इन्हें बस देखने के लिए बना हैं ये बने हुए, और कुदरती हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक चुंबक जो तुम अपनी लाइफ में, या तो तुमने लद्दाख जाकर देखा होगा कि भाई हमने अपनी आंखों से देखा है, या मोबाइल वगैरह में, यूट्यूब वगैरह में देख लिए होंगे, वो अलग बात है लद्दाख की जाके। तो अगर आपने आज तक जितने भी चुंबक देखी हैं इसके अलावा, तो वो सब चुंबक क्या होती हैं, कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल मैग्नेट। और आर्टिफिशियल मैग्नेट जैसी हम चाहते हैं ऐसी बना लेते हैं, ये भी तुम्हें पता होगा। कभी कभी तुमने गोल चुंबक देखी होगी, कहीं कहीं तुमने रेक्टेंगल में चुंबक देखी होगी। ठीक है, कहीं कहीं तुम्हें स्क्वायर में। अब तो तरह तरह की बातें हैं, तुमने देखा होगा दुकानदार बेच रहे हैं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे 5-5, 10-10 रुपए में चुंबक ले लेते हैं ना। कभी कभी दिल की बनी भी चुंबक देखी होगी। तो सब क्या है, कैसे चुंबक है, सब कृत्रिम चुंबक। क्लियर होगी बात। कोई तुमसे पूछे चुंबक कितने टाइप की होती है दुनिया में, तो 2 तरह की होती हैं। प्राकृतिक जो पहाड़ हैं चुंबक के, खाड़ी देशों में भी हैं, बहुत पाए जाते हैं, और हमारी इंडिया में भी पाए जाते हैं। और कृत्रिम चुंबक क्या है, जो भी जितनी भी चुंबक तुमने देखी है, जिनका तुम इस्तेमाल कर रहे हो स्पीकर में, माइक्रोफोन में, हर जगह, मोबाइल में, तो सब में कौन सी चुंबक है, वो कृत्रिम चुंबक। इसे क्यों यूज़ करते हैं, इसे क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इसका चुंबकत्व बहुत कम होता है। और जब इसे पिघलाया गया, इसका रूप आकार बदलने के लिए, जैसे हमें ये बनानी है, ये बनानी है, ये बनानी है, तो इसे पिघलाया गया, तो जो इसका चुंबकत्व था छोटा मोटा कम, वो भी बहुत, वो भी क्या हो गया, खत्म। तो इसलिए इसका कोई यूज नहीं हो पाया। अब कृत्रिम चुंबक कैसे बनाई जाती है, तो इस्पात ले लो, निकिल ले लो, निकलना होता है, इनके इनसे बनाई जाती है। ठीक है, कृत्रिम चुंबक। तो यही हम यहां पे लिखने जा रहे हैं परिभाषा। क्लियर हो गई बात, चुंबक क्या है। तो चुंबक की परिभाषा लिख रहे हैं हम,
इस्पात अथवा निकल का वह टुकड़ा जो लोहे को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, क्या कहलाता है, चुंबक कहलाता है। बस इस्पात, निकल और या फिर क्या कहते हैं कोबाल्ट, ये लोहे के अयस्क है, ये एलिमेंट है। ठीक है, तो क्या है, इस्पात अथवा निकल का वह टुकड़ा जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है चुंबक कहलाता है। अब बताइए बात समझ में आ गई या नहीं? कृत्रिम चुंबक की तो हमने बात ही ना करी, बिल्कुल खत्म हो गई वो बात। तो बस हमने बता दिया कि कृत्रिम चुंबक कैसे होती है, पहाड़ों पर पाई जाती है। लेकिन अब जितनी भी चुंबक के बारे में बात करेंगे वो सब हमारी बनाई हुई होंगी। ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, चुंबक या मैग्नेट। क्लियर हो गई बात? इसी के नीचे आता है चुंबक के गुण। क्या हेडिंग डालोगे फिर? चुंबक के गुण। तो चुंबक के निम्नलिखित गुण होते हैं, जिसमें से हम 3-4 लिख रहे हैं, बस बहुत है। चुंबक नंबर 1, चुंबक, पहला गुण तो ये हो गया, लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। और आगे इसी में लिखना अभी, चुंबक के इस गुण को क्या कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। पहला पॉइंट हो गया है, चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक के इस गुण को क्या कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। ऐसे ही नोट बनाते रहना। ठीक है, जब ये चैप्टर डालो 4 तो इसके ऐसे ही नोट चाहिए, रजिस्टर बनाओ, उसमें सब नोट करना। सेकंड सुनो भाई, क्लियर हो गई बात? ये बता दो, ये बात समझ में आ गई? दूसरा सुनो, चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर इसका एक सिरा उत्तर में, उत्तर, तथा दूसरा सिरा दक्षिण में ठहरता है। ये भी सुनो भाई, इसके ऊपर भी बात सुन लो पूरी। अगर हम कोई आयताकार चुंबक ले लें, इस टाइप की कोई चुंबक ले लें और इसे धागे से यहाँ से बांध के बीच में से और लटका के छोड़ दें, तो इसका एक सिरा हमेशा नॉर्थ की ओर और एक सिरा साउथ की ओर रुकेगा। जो नॉर्थ की ओर रुकेगा उसे एन और जो साउथ की ओर रुकेगा उसे एस। मतलब नॉर्थ मतलब उत्तर की ओर और दूसरा सिरा किसकी ओर रुकता है, दक्षिण की ओर। ठीक है, ये देखा गया। अब तुम कहोगे ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, तो ये भी सुन लो, इसके ऊपर भी आज तक बहस चल रही है हमारी दुनिया के अंदर। क्या हुआ, इसमें भी 2 साइंटिस्ट 2 जगह बैठ चुके हैं। ठीक है, हमारी दुनिया में आज भी कुछ साइंटिस्ट मानते हैं हमारी जो अर्थ है, हमारी जो धरती है, इसके अंदर चुंबक है। ठीक है, तो जब वो ये मानते हैं चुंबक है, तो वो उसकी वजह से बताते हैं कि देखो चुंबक क्या करती है, नॉर्थ साउथ की ओर और साउथ नॉर्थ की ओर। ठीक है, हमेशा अट्रैक्ट होता है। तो इसलिए बताया उन्होंने कि चुंबक है हमारी अर्थ में, इसलिए ये चुंबक का एक सिरा नॉर्थ की ओर और चुंबक का दूसरा सिरा साउथ की ओर रुकता है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हमारी अर्थ में चुंबक नहीं है। जो साइंटिस्ट ये कहते हैं हमारी अर्थ में चुंबक है, हमारी पृथ्वी में चुंबक है, तो वो इसके फिर मार देते हैं। एक तो ये वाला, ठीक है, कि ये बताओ अगर हमारी चुंबक ना होती पृथ्वी में तो इसका एक सिरा नॉर्थ की ओर और दूसरा साउथ की ओर क्यों रुकता? समझ रहे हो मेरी बात? पहली बात। दूसरा वो ये कहते हैं, इसके ऊपर भी एक एग्जाम्पल और देते हैं वो, अगर तुम ज़मीन खोदो थोड़ी सी, ठीक है, 3-4 फीट, उसके नीचे लोहे की रोड लो, कोई रोड मतलब छड़ लोहे की, वो दबा दो और उसे बंद कर दो। कुछ टाइम बाद जब तुम लोहे की रोड बाहर निकालोगे तो उसके पास छोटे छोटे लोहे के कण लेकर आओगे तो वो उन्हें आकर्षित करने लगेगी। तो वो ये कहते हैं तो अगर हमारी पृथ्वी में चुंबक ना होती तो ये लोहे की रोड चुंबकत्व कैसे बन जाती? जो लोहे की रोड में चुंबक की प्रकृति कैसे आ गई, ये बताओ हमें। इसका मतलब हमारी पृथ्वी में चुंबक है। बात समझ में आ रही है तुम्हारे? क्या कह रहा हूं मैं? हमारी अर्थ में क्या है, चुंबक है, जिसका एक सिरा नॉर्थ की ओर वो रुकता है जिसकी वजह से, और एक सिरा साउथ की ओर। क्लियर?
लेकिन जो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हमारी अर्थ में चुंबक नहीं है, तो वो भी इसके प्रमाण देते हैं। वो ये कहते हैं जब ज्वालामुखी फटता है, तुमने सुना भी होगा, यूट्यूब वगैरह पर देखा होगा, जब ज्वालामुखी फटता है तो अगर चुंबक होता भी हमारी अर्थ में तो उसका चुंबकत्व तो रह ही नहीं सकता। ज्वालामुखी के साथ साथ जो लावा निकलता है, ठीक है, लावा के साथ साथ उसका चुंबकत्व भी क्या होता, खत्म हो जाता। वो ये कहते हैं, ठीक है। तो उनके बात भी सही है, लेकिन हम क्या कहते हैं, हम मानते हैं, ठीक है। तुम्हें भी मानना पड़ेगा कि हमारी अर्थ में चुंबक है। अगर ना मानोगे तो फिर ये पॉइंट कैसे लिखूं, आगे की बातें हम कैसे करेंगे, बहुत सारी जो हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर में। तो क्लियर है, तो तुम तो कहना हाँ भाई हमारी अर्थ में क्या है, चुंबक है, जिसकी वजह से उसका एक सिरा हमेशा नॉर्थ की ओर और दूसरा सिरा साउथ की ओर रुकता है। यहां तक बताइए बात समझ में आ गई या नहीं, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया है अभी। अब सुनो तीसरा पॉइंट क्या कह रहा हूं मैं। मान लो दो चुंबक हैं, एक N और एक S, दूसरी भी ये है N और एक S, ये सिरे हैं इसके, ठीक है। अगर मैं ये चुंबक इसके पास लाता हूं तो क्या होता है, आकर्षण। एक देखो साउथ है और एक नॉर्थ है, तो आकर्षण ना होगा, अलग अलग ध्रुव है। अगर मैं दोनों S हो, दोनों SS हो, अब मैं इसके पास लाऊं तो क्या होगा, प्रतिकर्षण। ये वाली चुंबक अब आगे को भागने लगेगी, ऐसे ही तो होगा। इसे बोलते हैं प्रतिकर्षण, इसे बोलते हैं आकर्षण। ये जो होते हैं देखो ध्रुव अलग अलग, ये साउथ ये नॉर्थ, तो इन्हें बोलते हैं विजातीय। क्या बोलते हैं इन्हें, विजातीय। और ये साउथ साउथ है तो क्या बोलते हैं इन्हें, सजातीय। चाहे इसका उल्टा कर दो, ऐसे कर दो कि NS, ये भी N ये भी S, अगर N के पास लाओगे तब भी क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो इन्हें क्या बोलेंगे हम, सजातीय। देखो ये भी S ये भी S, ये भी N ये भी N, तो क्या बोलेंगे इन्हें, सजातीय ध्रुव। और इन्हें क्या बोलेंगे हम, विजातीय ध्रुव। तो देखा ये गया, विजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तीसरा पॉइंट हम ये लिखने जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम, विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित और सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। यहां तक बताइए आपकी समझ में आ गई बात है। अब आगे की एक बात और सुन लो, बस चौथा पॉइंट और लिखवा रहे हैं इसका, बहुत बहुत है। और ये हम सिर्फ तुम्हें नॉलेज के लिए लिखवा रहे हैं, ठीक है। ये तुम्हें सारी बातें वैसे याद होनी चाहिए, क्लियर है कि चुंबक क्या है, चुंबक के गुण क्या है। चौथा पॉइंट सुनो, देखा ये गया कि जैसे ये चुंबक है, तो मेरे पास ये चुंबक लाए, इसका ये सिरा N है, समझ लो ये N S है। अब मैंने क्या करा, मैंने इन्हें बीच में से काट दिया चुंबक को ऐसा करके, ठीक है, तोड़ दिया। मैं बोला कि यार मुझे तो N अलग करके दिखा दो और S अलग, तो क्या N अलग ऐसा काट दिया हमने, है ना, और ये S अलग हो पाया, तो नहीं होता ऐसा, ठीक है। जब तुमने जैसे ही काटा तो इधर N था तो इधर S आ गया, इधर S था तो इधर N आ गया। अगर तुम इसे और छोटा करना चाहोगे, तुम कहोगे सर अगर हम और काट दे तो, ठीक है, तो फिर जैसे ही एक टुकड़ा कट के आया ऐसे इतना छोटा, तो यहाँ पे N यहाँ पर S आ गया। और छोटा भी ले लो चाहे, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम इतना सा टुकड़ा भी लोगे, मैं कह रहा हूँ इतना सा टुकड़ा भी लोगे, ठीक है, इतना सा, तो इसके एक सिरे पर होगा N तो दूसरे सिरे पर होगा S। इससे ये पता चला कि एक अकेले चुंबक के ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। समझ रहे हो क्या कहा मैंने, अस्तित्व मतलब वजूद। अगर तुम चाहो कि एक अकेला ध्रुव मिल जाए हमें, जैसे आवेश नहीं होता, आवेश दो प्रकार का होता है, एक प्लस और एक माइनस। तो अगर तुम कहोगे प्लस आवेश मिल जाए, हाँ मिल जाएगा, तुम प्लस वाला तार पकड़ लो, वो प्लस का है पॉजिटिव, समझ रहे हो। तुम माइनस का तार पकड़ लो, निगेटिव है, हाँ मिलेगा एक आवेश। लेकिन चुंबक ऐसा नहीं मिलती। अगर तुम चाहो कि हम चुंबक का क्या ले लें, नॉर्थ पोल ले लें, नॉर्थ सिरा ले लें या साउथ सिरा ले लें, नहीं मिलेगा। अगर तुम इतना सा भी चुंबक लेकर आओगे तो उसके अंदर भी दो पोल होंगे, एक नॉर्थ और एक साउथ। इसका मतलब ये पता चला एक अकेले ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। तो चौथा पॉइंट हम ये लिख रहे हैं, चुंबक के अकेले ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अब बता दो कोई भी बात समझ में ना आई हो तो, ठीक है।
हमने आपसे पहले ही कहा है आपको कहीं भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो देखते रहेंगे हमारी, ठीक है, और नोट्स बनाते रहिए। इसी वीडियो में हम आपको एग्जाम्पल कराएंगे इसी एनसीईआरटी बुक के, और इसी वीडियो में हम एनसीईआरटी बुक के अभ्यास के क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो अब बताओ फिर कोचिंग की ज़रूरत कहाँ है, प्रैक्टिस करते रहिए बस। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? क्या क्या पढ़ लिया हमने? चुंबक के बारे में पढ़ लिया। क्या पढ़ा फिर? चुंबक के गुण पढ़ लिए। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक पे चलें, दूसरे पे। नोट कर लीजिए आप, है ना। जब चुंबक के बारे में बात चल रही है तो हाथों हाथ हम किसकी बात करेंगे? चुंबकीय क्षेत्र की। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा दूसरा? चुंबकीय क्षेत्र। फिर पहुंचेंगे हम ओस्टेड के एक्सपेरिमेंट पर, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जैसे कि तुमने पिछले चैप्टरों में वैद्युत क्षेत्र पढ़ा था, ई, ऐसे ही होता है चुंबकीय क्षेत्र। और इसे किससे लिखते हैं हम? बी से। वैद्युत क्षेत्र को किससे लिखते थे? ई से। चुंबकीय क्षेत्र को किससे लिखते हैं? बी से, ठीक है। ये करने से पहले, लिखने से पहले मैं तुम्हें यह समझा दूं, फिर बल्कि अपने आप लिख लोगे, इतना आसान कर देंगे हम इसे। चुंबकीय क्षेत्र को सुनो, इसके लिए एक प्रैक्टिकल कराया जाता था पहले, अब 12th से निकल गया है प्रैक्टिकल चुंबक का, ठीक है। पहले 12th में हम प्रैक्टिकल कराते थे बच्चे को। एक तो चुंबक दे देते थे ऐसे ही आयताकार, दे दी, एन और एस लिखा हुआ होता था उस पर, ठीक है। एक A4 पेपर दे दिया जाता था, A4 पेपर। दो चीजें हो गई, एक बच्चे को चुंबक दे दी, इंटर वाले बच्चे को, एक A4 पेपर दे दिया। A4 पेपर तो जानते हो, जिस पर हम फोटोकॉपी कराते हैं यार, उसे A4 पेपर कहते हैं, ठीक है। A4 पेपर दे दिया, और एक दे दी कंपास निडल। क्या दे दी? कंपास निडल, ठीक है, जिसे मैग्नेटिक निडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक निडल। क्या मतलब हुआ इसका? इसे हिंदी में कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं चुंबकीय सुई। अब तो सही है। और मैं देखो इससे समझाऊंगा तो मैं समझ जाओगे कंपास नीडल क्या है, ठीक है। ये इस टाइप की डिब्बी होती है एक, इस टाइप से छोटी सी, ठीक है, देखी होगी तुमने। और इसके अंदर सिर्फ 4 दिशाएं बनी हुई होती हैं ऐसे करके, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। क्लियर है? और इसके अंदर क्या होती है? एक सुई लगी हुई होती है इस टाइप से, ऐसा। उसके सुई के एक कोने को पे लाल लाल कलर ऐसे कर दिया जाता है इस टाइप से, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम कंपास निडल, मैग्नेटिक निडल, जो दिल करे वो कह दो। और हिंदी में क्या कहते हैं इसे? चुंबकीय सुई। तो कितनी चीजें दे दी हमने बच्चे को? 3। एक तो चुंबक दी, एक A4 पेपर दिया, और एक क्या दे दी हमने? चुंबकीय सुई। क्लियर? ये कंपास निडल वहां भी लगी हुई होती है, इससे दिशाएं नहीं पता चलती, मोबाइलों में भी आती है, तुम देखते होंगे कि कंपास के पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, ऐसा करके, समझ गए? तो वो होती हैं। ये एरोप्लेन में भी लगी हुई होती है, जिससे पायलट देखता रहता है, अच्छा नॉर्थ जाना है मुझे, साउथ जाना है, ठीक है। और भी रडार वडार के द्वारा भी चलते हैं वैसे, ठीक है। कंपास अब तो समझ में आ गई क्या है ये। अब बच्चा क्या करता है? वो टेबल पर A4 पेपर फैलाता है पहले। A4 पेपर जो हमने प्लेन पेपर दिया था, प्लेन, वो रख लिया। बिल्कुल बीच में रख देता है चुंबक, बिल्कुल बीच में उसके नाप तोल के, ठीक है, लगभग बीच में रख दी चुंबक। उसके बाद ये जो कंपास निडल है वो ला के रखता है यहाँ पे। और जैसे ही ला के रखता है तो इसकी सुई नॉर्थ से साउथ की ओर घूम जाती है अपने आप, ठीक है। क्या मतलब? जैसे ये कंपास निडल यहाँ रखे रखी तो क्या घूम गई? सुई। और जैसे सुई की नुक इधर को आती है वो टिक पॉइंट लगा लेता है, जैसे मैंने लगाया ऐसे, ऐसे। और वो उठा उठा के रखता रहता है। कंपास निडल यहाँ रखी, टिक लगा दिया, ठीक है, यहाँ रखी थी, फिर यहाँ रखी, फिर टिक, फिर यहाँ टिक, फिर यहाँ टिक, फिर यहाँ टिक, ऐसे। फिर उसके उठा के ऊपर रख लेता है जब ये पूरा हो जाता है, फिर ऐसे टिक यहाँ पे लगाता रहता है। क्लियर है? इसी टाइप से फिर यहाँ रख लेता है, ऐसी टिक यहाँ लगाता रहता है। उसी टाइप से फिर नीचे रखना शुरू करता है, यहाँ भी ऐसी टिक आ जाते हैं। बताओ बातें समझ में आ रही हैं सब? ठीक है, इसे तो साफ कर दें अब हम चुंबकीय सुई को, ठीक है। ऐसे ऐसे फिर यहाँ पे रखता है, टिक लगाता रहता है। उसके बाद जहां तक टिक लगते रहते हैं, कब लगा रहे हैं वो टिक? कि समझते रहो, जब ये सुई घूम रही है एकदम नॉर्थ से साउथ की ओर आ रही है। लेकिन जैसे उसने यहाँ पे सुई रखी थी तो उसने घूमना बंद कर दिया, तो फिर वो यहीं पे अपना प्रैक्टिकल खत्म कर देता है। उसके बाद क्या करता है? इन टिकों को, जो ये पॉइंट लगाए थे, इन्हें क्या करता है? वो मिला देता है ऐसे, ऐसा करके मिला देता है। Sorry।
ऐसे मिला दिए। बताओ बात समझ में आ गई? बराबर बराबर है, मुझसे हो गया ऐसा कि तुम्हें लग रहा हो ऊपर के छोटे हैं नीचे का बड़ा हो गया। क्लियर है? बराबर बराबर मिला देता है। तो इससे पता चलता है, पहले तो चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा सुना रहा हूं मैं तुम्हें। अब बताओ परिभाषा सुनाए कैसे बनेगी। किसी चुंबक के चारों ओर का वे क्षेत्र, ये बताओ इतने एरिया में तो मिली, बस इतने एरिया में। चुंबकीय सुई जो थी वो इतने एरिया में तो घूमी, यहाँ पे जब उसने रखी थी चुंबकीय सुई तो घूमी ना थी, ठीक है, वो घूम रही थी हर बार नॉर्थ से साउथ की ओर। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वे क्षेत्र जिस पर कोई चुंबकीय सुई रखने पर उस वह घूमकर, ठीक है, चुंबकीय सुई घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है, क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब बता दो बात समझ में आई या नहीं आई? क्या कहा मैंने? किसी चुंबक के चारों ओर का वे क्षेत्र, याद करो मेरे साथ, यहीं पे याद होनी है, वैसे लिखूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है, देखो मैं लिख रहा हूं, बल्कि लिख लो। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई को रखने पर वे घूमकर एक निश्चित दिशा में, वह घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब बता दो बात समझ में आई है ना? याद हो गया है ना? क्या A4 पेपर लिया, उसमें चुंबक रखी, फिर उसने प्रैक्टिकल करना शुरू करा बच्चे ने, ठीक है, तो वो घूमने लगी सुई, जैसे वो घूम के नुक उधर को जा रही थी, घूम रही थी नॉर्थ से साउथ की ओर, तो वो क्या लगाता रहा? डॉट 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 लगाता गया, ठीक है। जहाँ पे घूमना बंद कर दिया यहाँ पर, तो उसने डॉट लगानी बंद कर दी। वो कैसे लगागा? फिर जो जो डॉट लगाए थे उन्हें उसने मिला दिया। तो अब हमें तो चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा देनी थी, तो हमने क्या कहा? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पर कोई चुंबकीय सुई घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्लियर हो गई बात? अब जब चुंबकीय क्षेत्र की बात करी है तो पूरी बात सुन लो। इसे बी से प्रदर्शित करते हैं, सही, ये भी याद रख लेना। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं हम? बी से। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक क्या? इसके 4 मात्रक लिखवा रहा हूं मैं, ठीक है, 3 तो सेम है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये भी सही है, या मतलब अथवा टेस्ला, ये भी सही है, अथवा ये लिख रहा हूं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अब तुम कहोगे 3 मात्रक, तीनों के बारे में अभी हम आगे पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में, समझ में आ जाएगा, फिर भी मैं समझा रहा हूँ। इसके तीनों मात्रक एक से ही हैं। ये वाला लिख दो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अगर तुम्हें भारी लग रहा हो, बड़ा है, तो क्या लिख देना? जब न्यूमेरिकल करो टेस्ला लिख दो, बात खत्म करो। टेस्ला भी इसका मात्रक है। और तीसरा क्या है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी, ठीक है। ये भी बताऊँ ये कहाँ से आया है। कभी तुम सोचो यार याद रखने पड़ेंगे, हाँ याद हो जाएंगे बिल्कुल। हम इसी चैप्टर में ये पढ़ाएंगे आपको F बराबर IBL। क्या पढ़ाएंगे? F बराबर IBL। तो अगर मुझे चुंबकीय क्षेत्र B है, I धारा है, L क्या है? लंबाई है तार की। अगर मुझे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक चाहिए तो F/IL ना आ जाएगा। F का मात्रक न्यूटन, इसका एम्पियर मीटर। बताओ क्या परेशानी आ गई याद करने में? ये तो तुम्हें याद करना ही पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, ये याद कराऊंगा मैं। तो इससे निकाला गया है मात्रक। क्लियर? टेस्ला जो है नाम है भैया साइंटिस्ट का, ठीक है। तो ये टेस्ला वैसे याद रख लो छोटा सा। अब ये आओ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तो मैं तुम्हें ये भी पढ़ाऊंगा अगले चैप्टर में। फाई बराबर बी है, जैसे तुमने पिछले चैप्टर में वैद्युत फ्लक्स पढ़ा था, पहले चैप्टर में वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर बी है, यह होता है फाई बी बराबर बी है। और जो फाई होता है इसे बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स, और इसका मात्रक होता है वेबर। क्या होता है? वेबर। तो अगर मैं इसके बटे में ए डाल दूं, फाई बी अपॉन ए लिख दूं, तो इधर बी बचा, तो इसका मात्रक वेबर, और इसका मात्रक ए का क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक क्या आ गया? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब बताइए बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, तो इसके तीनों मात्रक क्या होगा? सेम। जो तुम्हारा दिल करे या लिखा हुआ आएगा समझ जाना कि एक ही बात है, ठीक है।
यहाँ तक बताइए क्लियर है? बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट थी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ठीक है? और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है? आप लोगों को सपोर्ट ही चाहिए हमें, ठीक है? हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए और आपको इंशाल्लाह अच्छा भी लगेगा, समझ में आएगा सब कुछ। तो बताइए भाई, क्लियर है या नहीं? चुंबकीय क्षेत्र समझ में आ गया? उसी के नीचे हाथों हाथ एक लाइन भी लिख देता हूं मैं, चुंबकीय बल रेखा है। क्या कह रहे हैं हम? हेडिंग डालना है अगला, तीसरा पॉइंट कह दो इसे। अरे हाँ, एक बात और, ये चुंबकीय क्षेत्र के 3 मात्रक होगा, इसका एक अन्य मात्रक और होता है भाई, इसे मैं नीचे लिख रहा हूं नए लाइन में। इसका एक अन्य मात्रक, जैसे सीजीएस में बोलते हैं, ठीक है? ये सब किस में है? ये एसआई यूनिट है सब, एमकेएस पद्धति में, ठीक है? ये लिख दो, ये लिख दो या ये लिख दो, लेकिन इसका एक अन्य मात्रक किसमें? सीजीएस पद्धति में क्या होता है? गोस भी होता है। इसका मतलब ये बात तो क्लियर हो गई कि हम गोस नहीं लिखेंगे, या तो वो गोस देगा न्यूमेरिकल में तो हम पहले उन्हें इन तीनों में से किसी में भी कन्वर्ट करेंगे। तो पता है चला कैसे करेंगे? तो तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि एक गोस किसके बराबर होगा? 10⁻⁴। ये लिखूं बताओ, ये लिखूं या ये लिखूं? तो तुम, मुझे उम्मीद है तुम ये बताओगे सर टेस्ला लिख दो, छोटा सा मात्रक है। बिल्कुल, वेरी गुड। कुछ भी लिख देना यहाँ पे, टेस्ला लिख दो चाहे, या ये लिख देना न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर, या लिख देना वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है? तीनों की एक ही बात है। ये बताइए कैसा लगा, कैसा चल रहा है हमारा सेशन, ठीक है? कमेंट बॉक्स में भी कमेंट जरूर करना, बताना। क्लियर है यहाँ तक? बताइए। एक गोस इजिकल टू 10⁻⁴ टेस्ला। क्लियर हो गया? क्या पढ़ा हमने? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई रखने पर वह घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है। तो निश्चित ही तो दिशा है उसकी, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ठीक है? तो उसी क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। इसके ये मात्रक होते हैं भैया इतने बहुत से, ठीक है? 3। और चौथा मात्रक क्या है? गोस भी होता है। लेकिन एक गोस किसके बराबर होता है? 10⁻⁴ टेस्ला के। मान लो न्यूमेरिकल में वो ऐसे देते, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे कि भाई एक जगह चुंबकीय क्षेत्र का मान 5 गोस है। कितना गिर रहा है वो? 5 गोस। तो अगर तुमने 5 लिख दिया फॉर्मूले में और आंसर आ गया तो गलत होगा आंसर। क्यों? क्योंकि आपने गोस को उसमें नहीं बदला, टेस्ला में, ठीक है? तो क्या करोगे तुम? ऐसे करके लिखोगे टेस्ला। बात समझ में आ गई? ये कहना चाह रहा था मैं, ठीक है? तो गोस में अगर वो देगा तो हम टेस्ला में या इसमें न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में चेंज कर देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चुंबकीय बल रेखा है। चुंबकीय बल रेखा है क्या है? तो इसे साफ कर दें, नोट कर लीजिए आप, है ना? तीसरा टॉपिक क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं। ये क्या है भाई? तो तुमने वैद्युत बल रेखाएं ना पढ़ी थी? ऐसी चुंबकीय बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या पढ़ते थे तुम? कि भाई प्लस का आवेश है तो बाहर की ओर, याद है? ये सब करा चुके हैं। माइनस का आवेश है तो अंदर की ओर, ये भी करा चुके हैं। हमने ये बताया था अगर प्लस माइनस बराबर बराबर में रखे हैं तो प्लस से माइनस की ओर, ये भी करा चुके हैं। तो ये बल रेखाएं तो थी, क्या थी? वैद्युत बल रेखाएं। क्या थी? वैद्युत बल रेखाएं। वहाँ प्लस के लिए भी खींची जा सकती थी, माइनस के लिए भी। लेकिन यहाँ पे हमने बताया है, यहाँ पे ध्रुव अकेला हो ही नहीं सकता, यहाँ पे तो दोनों ध्रुव होंगे एक साथ, तो इसलिए यहाँ पे तो एक ही चुंबक बनेगी। तो हमने जो अभी चुंबक बनाई थी और बल रेखाएं भी खींच के दिखाई थी, ऐसी तो थी। तो यहाँ पे जो हम बल रेखाएं भी खींच के दिखाई हैं तुम्हें ऐसे करके, ठीक है? तो क्या है वो? ये है भैया। तो इन्हें क्या बोलेंगे हम? वैद्युत बल, सॉरी, चुंबकीय बल रेखा है। वो क्या थी? वैद्युत बल रेखा। ये चुंबकीय बल रेखा है। इनकी ये भी क्या काम करती हैं? दिशा बताती हैं। क्या दिशा बता रही हैं? ये नॉर्थ से साउथ की ओर बता रही हैं। तो ये बात ये लिख देंगे। और कहाँ खींची गई है? चुंबकीय क्षेत्र में। ये बताओ, तैरिया चुंबकीय क्षेत्र ही तो था, तभी तो खींची है, ठीक है? ये परिभाषा लिख देंगे। चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। क्लियर है? तो लिखना है यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय
क्षेत्र की दिशा को क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। बताओ बात समझ में आ गई भाई? बनाना चाहो ये बना लेना, ठीक है, ये वाली डायग्राम इसके साइड में, इससे पता चल जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं क्या कहलाती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, यहां तक बताइए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चौथा, ओस्टेड का प्रयोग। अब आ गए हम उस टॉपिक पर, ठीक है, जो इस चैप्टर से भी पता चल लिया था हमें कि जब आवेश गतिमान होता है, मतलब करंट फ्लो होती है, तो हमें चुंबक की तरह वो व्यवहार करता है। ठीक है, उसे किसने बताया था, ओस्टेड ने। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, ओस्टेड का प्रयोग। हाँ बच्चों, हमारा क्या टॉपिक है, ओस्टेड का प्रयोग। यहां लिखता हूं मैं, है ना, ओस्टेड का प्रयोग। ओस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सुनिए, ओस्टेड जो है एक साइंटिस्ट हैं, ओस्टेड, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने ये देखा था कि जब हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये है बस एक्सपेरिमेंट, और कुछ नहीं है। फिर दोबारा सुनो, मान लो ये चालक है, चालक मतलब कोई तार है लाइट का, ठीक है, इसमें हमने करंट फ्लो करा दी, ठीक है, तो क्या होगा, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और ये तुमने बहुत बार देखा भी होगा, देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ अभी। मान लो जैसे कोई तार लाइट का टूट जाता है ना, ऐसे जुड़े हुए थे, वो टूट गया, तुम उसे उठाओगे, ऐसा करके उठाया, जिसमें लाइट आ रही होगी और इसमें मान लो नहीं आ रही, तो तुम उस पर ऐसे करके चिपका दोगे, तो चिपक नहीं जाता है। ठीक है, जितना मोटा तार होगा, जितनी मतलब करंट ज़्यादा होगी, उतनी आसानी से चिपक जाएगा। अब मैं पूछूंगा ऐसा क्यों हुआ भाई, तो तुम कहोगे सर इसमें जो करंट आ रहा था उसने अपने चारों तरफ क्या करा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लिया, ठीक है, जिसकी वजह से चिपक गया। बात समझ में आ गई? यही उन्होंने बताया था ओस्टेड ने, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ये क्या किया था उन्होंने, लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये बताओ याद हो गया या नहीं? जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यही ओस्टेड का प्रयोग है। ठीक है, बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है, और इसका इसे एक नाम से और जानते हैं। मान लो अगर कभी पेपर में नहीं आया ओस्टेड का प्रयोग, तो ये आ जाता है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आगे लिख देता हूं। वैसे ओस्टेड का प्रयोग कंप्लीट हो गया भैया हमारा। ठीक है, इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भी कहते हैं। कभी कभी पेपर में ऐसे पूछ लेता है, ओस्टेड का प्रयोग न देके क्या कहेगा वो, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं। तो एकदम समझ जाना आप, अच्छा ओस्टेड की बात कर रहा है ये। ठीक है, ओस्टेड ने क्या बताया था, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाएगी, देखो मैं अभी समझाऊंगा। यहाँ पे ये चालक है, इसमें हमने धारा प्रवाहित कर दी आई, ठीक है, तो इसके चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब तुम यहां पर यह कहोगे कि सर हमने तो ये पढ़ा था जो चुंबक होती है उसमें नॉर्थ पोल भी होता है और साउथ भी होता है, मतलब उसके दो डायरेक्शन वो होते हैं सिरे, तो वो कैसे दिखाएंगे हम यहाँ पे चुंबक में। तो ये भी सुन लो भाई आज से। तो इससे हम निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल। क्या बोलते हैं, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से सुनना। अब ये जो हमारा हाथ होता है राइट सीधा वाला, ठीक है, इसे इसके अंगूठे को करो डायरेक्शन में, किसकी, करंट की। देखो करंट ऊपर की ओर है, कर लो, कर लिया, और उंगलियां ऐसे रख लो अपनी, रख ली। उसके बाद उंगलियों को क्या करो, कर्ल करो, कर्ल मतलब मोड़ो अंदर को ऐसे,
ठीक है। तो अगर मैं तुम मुझसे पूछोगे इस साइड में चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा और इस साइड में चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो मैं तुमसे ऐसे बताऊंगा, देखो अंदर की ओर आ रहा है तो यहाँ पे क्रॉस बना दो। चुंबकीय क्षेत्र को दो डायरेक्शन से दिखाते हैं हम, अभी बताऊंगा ये सारी बातें। और यहाँ पे देखो कहाँ आ रही है, हमारा उंगली बाहर को आ रही है, तो यहाँ पे क्या बना दो, डॉट बना दो। बताओ बात समझ में आ रही है? क्रॉस बना दो और यहाँ डॉट बना दो, ठीक है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, इसका मतलब है, तुम कहोगे सर चुंबकीय क्षेत्र दो तरह से क्यों बनाया, तो मैं तुमसे कहूँगा एन और एस पढ़ा है तुमने या नहीं, नॉर्थ और साउथ। तो एक इसमें नॉर्थ है और एक क्या है, साउथ है, ये भी अभी बता रहा हूँ, ठीक है। देखो सुनो, अगर हम किसी कुंडली में ऐसे करके धारा प्रवाहित करते हैं, ऐसे क्लॉकवाइज, या किसी कुंडली में ऐसे करके धारा प्रवाहित करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, बताओ बात समझ में आ रही है? क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज, और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज का मतलब जैसे घड़ी की सुइयां चलती हैं, घंटे की सुइयां देखी तुमने, ऐसी तो चलती हैं वो, तो इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशाओं में, और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशाओं में। क्लियर है? तो देखो जब मैं ऐसे करके देखता हूं, ये भी राइट हैंड थंब रूल से निकालूंगा मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं इसमें एन कौन है, एस कौन सा है। तो सुनो, तो ऐसे करके जा रही है, तो अब भी अपना राइट हैंड लो, ठीक है, और जहां पे डायरेक्शन है किसकी, धारा ही, तो उस ओर ऐसे करके मोड़ो, ऐसे तो मुड़ेगा मेरा हाथ, देखो ऐसे। तो अंगूठा कहाँ की ओर आ रहा है, अंदर की ओर, अंगूठा कहाँ की ओर आ रहा है, अंदर की ओर, तो इसका मतलब अंदर की ओर को क्रॉस, ठीक है। और यहाँ पे अंगूठा कहाँ की ओर आ रहा है, बाहर की ओर, देखो धारा ऐसे तो चल रही है, तो ऐसे तो मोड़ोगे ऐसा, तो अंगूठा कहाँ की ओर है, बाहर की ओर, बाहर की ओर को डॉट। क्लियर है? अब मैं पूछूं इसमें जो ये क्रॉस है ये क्या बता रहा है, तो इसमें अगर तुम देखोगे तो क्रॉस को हम ऐसे भी तो दिखा सकते हैं, सॉरी इस टाइप से तो धारा बह रही है, ये मिला लो देखो एस। तो इससे ये भी पता चला हमें जहां पे क्रॉस होता है वो साउथ बनाता है। अब देखो यहाँ पे धारा कैसे बह रही है, ऐसे, तो यहाँ पे कैसे बना सकते हैं हम, एन। बात समझ में आ रही है नहीं? तो इसमें साउथ और ये क्या हो गया, नॉर्थ। तो इससे ये पता चला, देखो अंगूठा अंदर की ओर, तो अंदर की ओर इनवर्ड को साउथ और आउटवर्ड को किससे दिखाते हैं, नॉर्थ। क्लियर हो गया ये बात? तो याद रखना, अब चुंबकीय क्षेत्र को हम दो चीजों से दिखाते हैं, एक डॉट और एक क्रॉस। क्रॉस क्या बताता है, साउथ को, और नॉर्थ क्या बताता है, डॉट क्या बताता है हमें, डॉट नॉर्थ को। क्लियर हो गई बात ये? ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल से तुम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आराम से निकाल सकते हो। देखो एक आध और देख लो, मान लो ये करंट ऐसा करके आ रहा है, ठीक है, मैंने तुमसे पूछा कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, ठीक है, ये पॉइंट पी है यहाँ पर, और एक पॉइंट पर यहाँ पे क्या है, क्यू है, मुझे यहाँ पर दोनों जगह चुंबकीय क्षेत्र बता दो। तो क्या करोगे तुम, राइट हैंड थंब रूल, राइट मतलब करंट की डायरेक्शन ये है, ऐसे लगा लो अंगूठा, और क्या करो, इसे कर्ल करो, तो यहाँ अंदर की ओर जा रहा है तो क्रॉस, और यहाँ पे क्या होगा, बाहर की ओर आएगा तो डॉट। बताओ बातें समझ में आ रही हैं? तुम कहोगे ये होगी सर, यहाँ पे होगा अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र, और यहाँ पे क्या होगा, बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र। अंदर की ओर मतलब ऐसे करके देखो, मार्कर देख रहा हो ऐसे, और बाहर की ओर मतलब बाहर का ऐसे, ये मतलब होता है। तो इसके दो नाम और होते हैं, इसे क्या कहा मैंने अभी, इनवर्ड, ठीक है, या इसे पता क्या कहते हैं, ठीक है, डाउनवर्ड, ठीक है, इसे कहते हैं आउटवर्ड, या इसे कहते हैं अपवर्ड, एक ही बात है, ठीक है। इनवर्ड अंदर की ओर, आउटवर्ड मतलब, ठीक, डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर, एक ही बात है। देखो इसे भी मैं तुम्हें ऐसे करके समझाता हूं। देखो मान लो मेरे पास ये बुक है ना, तो अगर मैं पूछूं इसकी इनवर्ड कहाँ है, तो अंदर की ओर ऐसी तो है, तो तुम कहोगे इनवर्ड। अगर इसी बुक को मैं ऐसा करके रख दूं, तब वही चीज़ क्या बन जाएगी, जो अंदर की ओर जा रही थी वही चीज़ क्या बन जाएगी, डाउनवर्ड। तो एक ही बात होती है, इनवर्ड आ जाए या डाउनवर्ड आ जाए, ठीक है। इनवर्ड मतलब अंदर की ओर, डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर। अब इसका मतलब समझो आउटवर्ड और अपवर्ड। देखो अभी ये बोर्ड दिख रहा है तुम्हें लगा हुआ, तो मैं कहूँ इसका आउटवर्ड कहाँ होगा, तुम कहोगे बाहर की ओर, सर ऐसे होगा, मार्कर देख रहा हो ये। अब मैं कहूँ अपवर्ड क्या होगा, तो इसी बोर्ड को उठा के मैं ऐसे करके रख लूँ, ऐसे रख लिया, तो अब कहाँ होगा आउटवर्ड, ऊपर की ओर। तो एक ही बात होती है, आउटवर्ड कह दें या अपवर्ड कह दें, ठीक है, अपवर्ड हो गया अब, और अब क्या हो गया, आउटवर्ड। देखो समझ गए अब क्या है इस टाइम, आउटवर्ड, अब क्या है, अपवर्ड। तो एक ही तो बात हो गई, मार्कर तो ऐसी रहा मेरा, ठीक है, क्लियर। लेकिन अब इसकी बात समझो, इनवर्ड, इनवर्ड मतलब मार्कर कहाँ है, अंदर की ओर ऐसे, ठीक है। डाउनवर्ड तब भी मार्कर अंदर की ओर, देखो ऐसी चिपका हुआ है इससे, ठीक है। तो एक ही बात होती है। अब बताओ बात समझ में आ गई तुम्हें? क्या है, ओस्टेट का प्रयोग क्या कर रहा था उन्होंने, ओस्टेट ने, ठीक है। जब हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि मैंने अभी फिर दोबारा सुनो, ये वायर है, इसमें हमने धारा भेज दी ऊपर की ओर, तो क्या करेंगे हम, धारा की दिशा में क्या करेंगे, अंगूठा,
और उंगलियों को क्या करेंगे, कर्ल। तो जब देखो ये अंदर की ओर आ रही है तो क्रॉस, और ये बाहर की ओर निकल गई तो क्या होगा, डॉट। क्लियर है, ऑस्टेट का प्रयोग क्रिया हो गया। 5 मिनट के अंदर आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है, ऑस्टेट का प्रयोग नोट कर लीजिए, है ना सारी बातें। हमारा टॉपिक है बायो-सेवर्ट का नियम। डालना है भाई यहां पर बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, बायोट-सेवर्ट लॉ। ठीक है, ये दो वैज्ञानिक थे, बायो और सेवर्ट। बायो और सेवर्ट, इन्होंने नियम दिया था। क्या दिया था, तो इससे पहले, ये जानने से पहले आपको ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट पता होना चाहिए। ठीक है, कि ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या था, ओस्टेड का प्रयोग क्या था। ठीक है, ओस्टेड ने एक प्रयोग किया था, ओस्टेड वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था जब हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं, मान लो ये चालक है, इसमें हम धारा प्रवाहित कर दें तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक, लेकिन बाद में फ्रांस के रहने वाले दो वैज्ञानिक थे, ये एक का नाम था बायो और एक का नाम था सेवर्ट। इन्होंने इस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करा कि यार चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, किन किन चीज़ों पर मतलब निर्भर करता है, कितना होता है, किस फॉर्मूले से हम इसे निकाल सकते हैं। तो ये इन्होंने बताया था। ठीक है, तो यही हम जानना चाह रहे हैं। क्लियर हो गई बात, बायो-सेवर्ट का नियम क्या है। तो ये बात हम ये लिख रहे हैं। पहले हम ओस्टेड का नाम लिखना ना भूलेंगे भाई, ये भी याद रखना। तो ये बायो-सेवर्ट का नियम जब पूछा जाता है तो ओस्टेड की लाइनें भी लिखी जाएंगी, दो। क्या लिखी जाएंगी, यही जो मैंने अभी बताया था, लिख रहा हूँ देखो। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। किसका प्रयोग है, ओस्टेड का प्रयोग। ठीक है, जब भी पेपर में आए बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए तो पहले ये लाइन लिखनी पड़ेगी आपको। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। फिर बाद में वैज्ञानिक आए, फ्रांस के रहने वाले थे दोनों, और दो वैज्ञानिक हैं, एक का नाम बायो है और एक का नाम था सेवर्ट। ठीक है, फिर यहाँ पे चालू करेंगे न्यू लाइन से। फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने अनेक चालकों पर प्रयोग किए। फ्रांस के रहने वाले थे, इन्होंने अनेक चालक लिए अलग अलग, कभी तांबे का, कभी पीतल का, कभी एल्युमिनियम का, इस टाइप से, समझ तो रहे हो, उस पर प्रयोग किए। फिर उसको उन्होंने क्या रिजल्ट निकाला, देखो मैं यहाँ पे पहले चित्र भी बनाया जाएगा, वो बना रहा हूँ। मान लो कोई तार है, ठीक है, ये तार है, कैसा तार है, धारावाही चालक है। कैसा है ये, धारावाही चालक। ठीक है, इसमें धारा प्रवाहित कर दी इन्होंने, आई। सही है, तो इन्होंने इसका बिल्कुल सीधा भाग ले लेना, देखो ऐसी करके बनाना पेपर में भी। ठीक है, इसका बिल्कुल सीधा भाग ले लो ऐसे। कहाँ दिख रहा है आपको, सीधा ही है, इतना भाग। ठीक है, कितना है, डेल्टा एल। अब इससे की लंबाई को क्या कह दो, जब छोटा सा है, डेल्टा एल। क्या कह दो, डेल्टा एल। ठीक है, अभी लिख रहा है यहाँ पर डेल्टा एल। सही है, इस लंबाई का। तो उन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट करके ये बताया कि ये जो छोटा सा टुकड़ा लिया डेल्टा एल, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इतना होगा। ठीक है, तो ये बात मैं यहाँ लिख रहा हूँ। फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने अनेक चालकों पर प्रयोग किए और इस आधार पर उन्होंने बताया कि, चलो यहाँ लिख दूँ कि यहाँ पर डायग्राम बनेगा अभी, बताया कि, ठीक है, डी एल कह दो, डेल्टा एल कह दो, एक ही बात होती है। ठीक है, डी एल लंबाई के धारावाही
तार के निकट उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। एक बात बताओ, जब तुम लंबाई छोटी सी ले रहे हो तो चुंबकीय क्षेत्र भी तो छोटा सा होगा, ठीक है। तो इसे भी हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। डेल्टा बी उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को भी कहाँ से लिख दिया हमने, डेल्टा से, ठीक है। इसे भी लिख सकते हो, डेल्टा ही लिख दो यहाँ भी, है ना, डी एल या डी बी, एक ही बात है वैसे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डी से लिखो या डेल्टा से, कभी कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। अब मैंने क्या कहा है, जब मैंने छोटी सी लंबाई ली है, कैसी लंबाई ली है, डेल्टा एल, तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी निम्न कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। किस किस पे करता है अभी देखेंगे, पहले मुझे ये बनाने दो। जब ये लिया गया ना डेल्टा एल, तो इससे यहां पर देखा गया, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र इतनी दूरी पर, जितनी दूरी पे इधर था इतनी दूरी पे इधर निकाला गया चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। कितनी लंबाई ले ली थी, ये डेल्टा एल ले ली थी, ये ऐसे बना देना, बता सही है। अब तुम ये देख रहे होंगे यहाँ क्रॉस क्यों आया, डॉट क्यों आया, तो हमने ओस्टेड के एक्सपेरिमेंट में तुम्हें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी बताई थी, किससे बताई थी, राइट हैंड थंब रूल। देखो करंट ऐसी तो जा रही है ऊपर की ओर, तो करंट की डायरेक्शन में करो अंगूठा, और इसे उंगलियों को करो कर्ल, कर्ल मतलब मोड़ो ऐसा करके, तो यहाँ पे अंदर की ओर है तो इनवर्ड, और यहाँ पे उंगली बाहर को आ जाएंगी हमारी इस पॉइंट पे, इधर को बाहर की ओर है तो आउटवर्ड। तो मैंने बताया था इनवर्ड को हम क्रॉस से लिखते हैं और आउटवर्ड को किससे लिखते हैं, आउटवर्ड को डॉट से लिखते हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र दो टाइप का होता है, एक क्रॉस और एक डॉट, क्यों, क्योंकि उसके अंदर दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है और एक साउथ, क्लियर है। जो साउथ होता है वो क्रॉस को बताता है, जो नॉर्थ होता है वो डॉट को बताता है, ये भी हम बता चुके हैं ओस्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो अगर आपने ओस्टेड एक्सपेरिमेंट नहीं देखा तो हमारी वो वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ भी डेल्टा बी, और यहाँ पर भी जितना यहाँ होगा वो तो इतना ही यहाँ होगा, कितनी दूरी पे है, ये आर दूरी पर है, ठीक है। और यहाँ पर जो एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं, थीटा, ठीक है। पता कैसे चला था ओस्टेड को, ओस्टेड ने ये देखा था जब हम धारा प्रवाहित करी थी तो चुंबकीय क्षेत्र चारों तरफ कैसा आया था, उन्होंने जो चुंबकीय सुई थी वो रख रख के देखी थी, तो उसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिला था ओस्टेड ने, ठीक है। जब डिफ्लेक्शन मतलब विक्षेप देखने को मिला, चुंबकीय सुई हिली, तभी तो उन्होंने बताया था कि जब हम किसी धारा चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, क्लियर हो गई बात ये। अब बात यह आई है, जो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी उत्पन्न हुआ है किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये तो हमारे बात हमने लिखी है। तो नंबर एक सुनो, डेल्टा बी जो होगा निर्भर करता है उसमें प्रवाहित धारा के। नंबर दो, डेल्टा बी जो होगा वो डिपेंड करता है उसकी लंबाई के, कि भाई तार कितना लंबा रहेगा, बात भी सही है। देखो चुंबकीय क्षेत्र किस पे डिपेंड कर रहा है, धारा पे। तो अभी मैं तुम्हें बता रहा था कि अगर कोई चालक पतला होगा, बारीक होगा, तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र कम होगा। मैंने ये बताया था कि मान लो कोई तार टूट के गिर जाता है, हम उसे उठा के ऐसे करके चिपकाना देते हैं, मान लो इसमें करंट आ रही थी, अब वो बीच में से टूट गया, ठीक है, तो इसमें तो करंट नहीं आ रही, अब हम ये उठाया और ऐसे चिपका दिया, चिपक गया। तो चिपकाने का काम किसका होता है, चुंबक का, तो इसका मतलब इसके अंदर चुंबकीय गुण है, क्लियर है, तभी तो चिपक गया। तो जितना हल्का तार होगा तो उसमें करंट भी कम होगी, जिसकी वजह से कभी कभी वो चिपक भी सकता, हो सकता है गिर जा। और जितना मोटा तार लोगे उसमें धारा ज़्यादा है जिसमें, तो जब करंट ज़्यादा है तो वो बहुत आसानी से चिपक जाएगा, क्यों, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र भी ज़्यादा होगा। तो ये बात कह रहे हैं हम, तो जब धारा ज़्यादा तो चुंबकीय क्षेत्र भी ज़्यादा, धारा कम तो चुंबकीय क्षेत्र भी कम। तो चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार डिपेंड करता है धारा पर। चुंबकीय क्षेत्र डिपेंड करता है डेल्टा एल पर, जो इसकी लंबाई ली थी। अगर तार लंबा लोगे तुम, मैं कहूँ मैंने इतना तार लिया था भाई, तो चुंबकीय क्षेत्र इसी पर डिपेंड करेगा, थियरी में तो होगा चुंबकीय क्षेत्र। अब मैं कोई तार इतना बड़ा ले लूँ तो चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों तरफ ना होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा ना हो गया, तो इसका मतलब ऐसे होता है, क्लियर है। तीसरा आता है, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी डिपेंड करता है साइन थीटा के, अनुक्रमाती होता है। ये जो एंगल आया था उसके क्या होता है, साइन के अनुक्रमाती होता है। और चौथा पॉइंट आता है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो 1/r² के बराबर होता है। अब ये भी बात समझ लो, ये क्या मतलब हुआ, इसका 1/, का मतलब क्या होता है, उल्टा। इसका मतलब ये होगा दूरी बढ़ाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, कम होगा, और दूरी कम करोगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। तो बात भी सही है। अगर तुम तार के पास में यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालोगे तो ज़्यादा आएगा, क्योंकि दूरी कम है, और कम होगा, थोड़ा और कम, यहाँ सबसे ज़्यादा कम। और मैं कहूँ यहाँ निकालो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बल्कि 0। तुम कहोगे सर चुंबकीय क्षेत्र ही ना आ रही है यहाँ पे, तो
मैं कहूँगा क्यों ना आ रही है, तुम कहोगे सर तार से तुम दूर चले गए हो। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, कम होता है। इन सबको एक साथ ज्वाइंट कर दो, क्या करने पर, संयुक्त करने पर, इन्हें आपस में संयुक्त कर दो, कंबाइंड कर दो। तो देखो डेल्टा बी, ये भी डेल्टा बी, ये भी डेल्टा बी, ये भी डेल्टा बी, तो एक तो डेल्टा बी ले लो, ले लिया। ये भी अनुक्रमाती, ये भी अनुक्रमाती ले लिया। फिर क्या है, आई है, डेल्टा एल है, साइन थीटा है। आई डेल्टा एल साइन थीटा, ये तो अनुक्रमाती है डायरेक्ट। और ये क्या है, व्युत्क्रमाती है, बटे में है, इसे बटे में पूछा दो। बताओ यहाँ तक, बताओ सही है? तो क्या फॉर्मूला बना हमारा, यहाँ पे लिख देते हैं। तो डेल्टा बी इजिकल टू, जब हम अनुक्रमाते चिन्ह हटाते हैं तो एक कोस्टेंट आ जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इसके बारे में बात करेंगे हम। आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही क्या है हमारा, बायो सेवर्ट का नियम है। क्या है ये, यही बायो सेवर्ट का नियम है। ये बता दो, बात समझ में आ गई? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो होती है, इसकी वैल्यू होती है 10 की घात -7। क्या होती है इसकी वैल्यू, 10 की घात -7। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट क्या है यहाँ पर, चुंबकशीलता। ठीक है, तो ये है बायो सेवर्ट का नियम। अब बताइए समझ में आया या नहीं? इतना छोटा करा दिया, और क्या चाहिए? तो पूरे नंबर मिलेंगे आपको, ऐसे ही बोर्ड के पेपर में करके आना है। ठीक है, बायो सेवर्ट का नियम क्या हुआ, ओस्टेड ने क्या बताया था, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बायो और सेवर्ट जो थे ये इस काम पे लग गए कि भाई कितना उत्पन्न होता है, किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। ठीक है, अनेक उन्होंने चालक लिए, बहुत एक्सपेरिमेंट किया, कई कई साल लग जाते हैं यार, 8-8 10-10 साल एक्सपेरिमेंट में लग गए। तब इन्होंने लास्ट में ये रिजल्ट निकाला कि भाई जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो आई के डिपेंड करता है, आई के अनुक्रमाती होता है, उसकी लंबाई के अनुक्रमाती होता है, साइन थीटा का अनुक्रमाती होता है, और बी के वो आर के वर्ग के व्युत्क्रमाती होता है। इन सबको आपस में मिला दिया, देखो ये भी डेल्टा भी, ये भी ले लिया, ये भी अनुक्रमाती, ये भी ले लिया। और जैसे जैसे चीज़ें थी, आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर, तो तुम्हें ये रटा हुआ होना चाहिए, यही मुझे याद है। डेल्टा बी इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? नोट कर लीजिए, है ना, पॉज करके। तो आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।